वैसे बात तो ये देखने वाली होगी कि हमारा ज़मीर कब जागेगा। पानी बढ़ते 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 धीरे 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 यहाँ तक तो आ गया है। अभी तक क्या है कि आपको नाक से सांस आ रहा है, तो अभी बस यहाँ तक आना बाकी है, और आपके भी और आपके बच्चों के भी। अब वो चीज़ जो हम कहा करते थे, अभी मेरे पास 2-3 मित्रों के मैसेजेस आए हुए थे, मैंने आज मैसेजेस चेक किए खूब सारे, और उनमें कुछ मैसेजेस मिले कि केवाईसी के नाम पे उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। अब उनको आधार नंबर देना होगा, उसके बिना उनका अकाउंट नहीं चलेगा। जबकि आधार कंपलसरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन ये लोग आधार आपसे लेकर छोड़ेंगे। अभी क्योंकि मुझे तो जो बैंकिंग है प्रणाली उसको छोड़े हुए अभी मुझे ये समझिए कि 8 साल हो चुके हैं। तो बैंक को मैंने 2014 में तर्ज दिया था जब उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा था। उस दिन के बाद से हमने यूज़ नहीं किया आधार तो है ही नहीं खैर मेरे पास, तो मैंने बैंक भी यूज़ नहीं किया, तो मैंने ITR भी नहीं भरी। तो जितना मेरा खर्चा होता है मैं सीधा उसी के अकाउंट में करा देता हूँ, जहाँ से मेरी इनकम आनी होती है तो डायरेक्ट उसी के पास। तो मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं होती, ना मेरे पास कैश होता सेविंग्स में, ना मेरे पास मतलब बैंक में होता है। तो हम लोग खर्चा पहले करते हैं और कमाई फिर देखते थे। तो अब इसलिए क्या है कि अब हमने ITR नहीं भरा था, तो अभी हमारे सारे अकाउंट्स को वो कह रहे हैं कि आपने अगर अभी इस महीने के एंड तक अगर नहीं दिया तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, सब कुछ बंद, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। मतलब होने दो, कोई आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि वैसे भी ये व्यवस्था जो है ये क्रैश होने वाली है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब मैं 2016 में बोला करता था माँ बाप को कि जो एजुकेशन सिस्टम में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो ये क्रैश होगा एक दिन, कंफर्म है। इस तरह से चलेगा ही नहीं ना कि आप 10 लाख बच्चों का फॉर्म भरवाओगे और सिर्फ 400 भर्तियां होंगी, तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे? अगर आप एग्जाम के बेसिस पर किसी बच्चे की सिलेक्शन करोगे तो टैलेंट के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए था। उसी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे बहुत पहले से, ये तो अभी आया है। फिर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर रवि कोहाट बहुत पहले से बोल चुका है कि ये जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है ये भी एक दिन क्रैश होगा। मतलब लोन बेस्ड जो एजुकेशन जो सिस्टम है ये भी क्रैश होने ही वाला है, इसका क्रैश होना तय है। बस आपको ये देखना है कि ये क्रैश होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये मत समझिएगा कि आपका पैसा सुरक्षित है बैंकों के अंदर, बहुत ही जल्दी बैंक बर्बाद होने वाले हैं। तो आपके बैंक बर्बाद हो जाएंगे, छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, आपका स्कूली सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तो आपके पास आपके बच्चों को देने के लिए कभी कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपने एज ए कम्युनिटी तो अपने आप को डेवलप किया ही नहीं। आप तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे लगे रहे, अपने अपने बच्चे को लेके भाग जाओ, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो, चाहे आसपास सारा तंत्र खराब होता रहे, आवाज नहीं उठानी है, क्योंकि किसी और के पंगे में क्यों डालना। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये पंगा किसी और का नहीं है, ये आप ही का है और आप ही के बच्चों के लिए है। अब ये जो शांति थी थोड़े दिन पहले की, और मैं बोला करता था कि भाई दोबारा आएगा लॉकडाउन, दोबारा आएगा लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन नहीं आया है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको फिर से आएगा लॉकडाउन, क्योंकि ये सारा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले टेलीविजन में आता है, अखबारों में आता है, टेलीविजनों में आता है, फिर उनके तस्वीरें दिखाई जाती हैं, फिर केसेस बढ़ाए जाते हैं, फिर आशंकाएं तो पहले इससे पहले हो जाती हैं। IIT जैसी संस्था ऐसे वाहियात काम कर रही है कि 22 जून को आएगी अगली लहर। और फिर धीरे धीरे अभी हरियाणा में 4 जिलों की नपुंसकता टेस्टिंग हो रही है। वो जो गुलामी का पटका पहनने के लिए 500 रुपए का चालान, चंडीगढ़ में आज चालान हो गया है चालू, और बहुत जल्दी ही आपके हरियाणा के बाकी के शहरों में भी होगा। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन लगेगा, हमें लॉकडाउन लगने का इंतजार कर रहे हैं। वो लॉकडाउन लगाएंगे, हम तोड़ने का ऐलान करेंगे, और फिर वो हम पर वो मुकदमे लगाएंगे, और फिर देखते हैं कि समाज क्या करता है। क्या तब भी सोए रहोगे? हां, हमें पूरा यकीन है आप सोए रहेंगे, क्योंकि मैं 2004 से आंदोलनों में हूं। 16 साल के अपने तजुर्बे, 18 साल के अपने आंदोलनों के तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूं कि जब आप किसी की लड़ाई लड़ रहे होते हो तो 90% से ज्यादा लोग आराम से घरों में बैठे सो रहे होते हैं कि जब ये लड़ाई लड़ी रहे हैं, जब ये जीत जाएंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। अगर कोर्ट में कोई केस डाल देता है तो बाकी के लोग घर में बैठ जाते हैं, बजाय इसके कि उस आदमी का बोझ बटाएं और अपना भी नाम उसके अंदर डालें ताकि दिखे कि भी ज्यादा लोग हैं। वो ये सोचते हैं कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा भी काम चल जाएगा। 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियों को कबाड़ बनाने वाला जब फरमान आया तो बाकी लोग घरों में बैठे हुए थे जिनकी गाड़ियां बिल्कुल एक्सपायरी के साल पहले थी कि ये 1 साल चला लेंगे आंदोलन को, और जब इनकी बात मान ली जाएगी तो हमारा भी काम चल जाएगा। इसी तरह से जब किसान वहां पर बैठा हुआ था तो समाज के सारे तबके घरों में बैठे सो रहे थे कि जब इनका काम चल जाएगा, जब ये लोग जीत जाएंगे तो हमारा भी चल जाएगा, और जब यही नहीं जीतेंगे तो हमारा जाने का क्या फायदा है। यही एटीट्यूड आपको आने वाले वक्त में नरक के रास्ते लेके जाएगा। अगर आप लोग अपने औलाद के लिए आज नहीं बोले, उन लोगों का साथ नहीं दिया जो आज सरकारों से लड़ रहे हैं, तो आप अभिशप्त हैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए। मजबूर करेंगे आप अपने बच्चे को जिसके अंदर गुलामी के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, जो हो रहा है ये बहुत पहले से बोल रहा हूं, आज से नहीं बोल रहा हूं। 3 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी, उससे 1 साल पहले से बोल रहा हूं, सॉरी 1.5 साल से भी ऊपर वक्त से बोल रहा था। 22 मार्च 2020 को लगाया था इन्होंने पहला लॉकडाउन, एक दिन का जनता कर्फ्यू करके ड्रामा किया था। जब बड़े खुश हो रहे थे, मैं भी जनता कर्फ्यू में नहीं था अपने सर्कल में, और मुझसे बोलते थे कि क्या तुम जनता कर्फ्यू के साथ हो? मैंने कहा नहीं, इट इज ऑल प्रोपेगेंडा, आई नो इट। सारा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, इट्स ऑल यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2030। मुझे मालूम है ये सारा का सारा खेल उसी के अकॉर्डिंग है,
और क्या होगा, कैसे होगा, कब आएगी यूएचआईडी, कब आएगा आपका आरएफआईडी, कब आएगा आपका ये लगाने वाला सिस्टम, हमें सब मालूम था। उसी टाइम पे बोला था हमने, बहुत से लोगों ने। लेकिन नहीं, नवनीत चतुर्वेदी की जियोपॉलिटिक्स समझिए, जो हो रहा है सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप रवि कोहाड़ की बैंकों का मायाजाल पढ़िए, आपको आ जाएगा समझ में। एजेंडा 2030 के 17 पॉइंट कौन से हैं समझिए, उनके क्रिटिकल एनालिसिस पे जाइए। ये जो आपको कहते हैं, जो कह के परोसा जाता है, उसका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस करने की ताकत तो हमारे स्कूल में ही खत्म कर दी जाती है। हम लोगों को यह एहसास कराया जाता है कि तुम आगे नहीं बोलोगे, क्योंकि तुमने अगर सवाल किया तो तुम बदमाश हो। अभी इन्होंने पूरा तैयार कर रखा होगा, पुलिंदा, पूरा आईटी सेल, पूरे मीडिया चैनल्स के, कब देवेंद्र बल्हारा आकर के मतलब अनाउंस करे और कब इसको बदनाम करके इसकी आवाज को डिफेम किया जाए। क्योंकि ये दिन रात चला सकते हैं मीडिया ट्रायल, हम लोग नहीं चला पाएंगे, हमारे पास नहीं है इतना बड़ा आईटी सेल। हमने बहुत 2 साल से कोशिश कर रहे हैं हमारा आईटी सेल मजबूत करने के लिए। आप लोग आगे आइए, आप लोग करिए, आप लोग इन पोस्ट को शेयर करिए, आप लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन ग्रुप्स में ही भेजा जा रहा है। प्लान्ड आईटी सेल नहीं है, क्योंकि किसी के पास घर से निकलने के लिए वक्त ही नहीं है कि योजनाबद्ध तरीके से इनकी उस प्रोपेगेंडा से लड़ाई जा सके। आपको याद है 2005 में भारत सरकार ने, मैं भारत सरकार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, पूरी मेजोरिटी के साथ, और उन लोगों ने एक कानून बनाया था, WMD बोलते हैं, 2005। WMD मैं आपको इसका नाम बताता हूं, मतलब नाम है पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा लंबा है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, ब्रैकेट में प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005। उस एक्ट को बना के इन्होंने सेफ रख लिया, कांग्रेस ने, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना के सेफ रख लिया, और अभी जो है इसको नोटिफाई किया गया। जब आप जहांगीरपुरी के दंगे में उलझे हुए हिंदू मुसलमान कर रहे थे, उस वक्त उसको नोटिफाई करके लागू कर दिया गया। अभी नेशनल हेल्थ बिल वाला तो आपको ड्रामा समझ में आ रहा है, बता दिया था मैंने आपको नेशनल हेल्थ बिल आ रहा है, लेकिन आपको यह कानून के बारे में नहीं समझ में आया। पूरा कानून बहुत बड़ा है, मुझे सिर्फ इसमें से यह देखना था कि आज के हालात के लिए इसने क्या मेंशन किया हुआ है। वो कानून के ऊपर लिखा हुआ था बेसिकली कि ये हम लोग जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रेडियो एक्टिव वेपन्स हैं, उनके रोकथाम के लिए ये कानून ला रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो जाए और किसी आदमी के पास ऐसा कोई वेपन मिले जो मास डिस्ट्रक्शन का, जो भीड़ को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है, तो ऐसे लोगों को डिटेन करके ऐसे लोगों को किस तरह से जेल भेजा जाए। लेकिन इसके अंदर मुझे 2 वर्ड मिले बड़े क्लासिक, और वो इन जो बाकी के कानून है जिनको अभी इस्तेमाल किया जाना है, जो मैं बाकी के कानूनों के बारे में भी जिक्र करूंगा, उनके बारे में पूरी डिटेलिंग दी हुई है। क्या? बायोलॉजिकल वेपन्स, और दूसरा इसके अंदर वर्ड मिला मुझे केमिकल वेपन्स। यानी जब वो वेपन्स के बारे में चल रहा था, अब नाम ही WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो उन वेपन्स में मुझे 2 वर्ड मिले, बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन्स। और इसकी सिर्फ वो पॉइंट बताऊंगा जो आज के हालात में आपके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। आपके ऊपर तो नहीं होंगे, क्योंकि आप तो सोए हुए हैं, क्योंकि आप तो घर में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। हमारे ऊपर अप्लाई होंगे, हमारे ऊपर। हमें पता है, कहीं आप ये सोचते हो कि हमें मालूम नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें पूरा अंदेशा है। फिर भी हमने ये जिंदगी तय की है कि हम यही जिंदगी जिएंगे, क्योंकि हम गल सड़कर नहीं जीना चाहते। हम अगर मरेंगे तो शान की मौत मरेंगे, हम ऐसे नहीं मरेंगे। और क्योंकि आप लोगों को केवल मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के पे ही गर्व होता है, तो उसी वक्त निकलिएगा आप घर से बाहर, क्योंकि आपको नहीं है कोई मतलब। आपके बच्चों के साथ कुछ भी होता रहे, आप चुपचाप सहन कर रहे हैं। वाहियात होने की हद यह है कि मां बाप मुझसे पूछते हैं फोन करके कि इन्होंने 5 से लेकर 11 साल के बच्चों को करना शुरू कर दिया है, आप बताइए हम कैसे बचाएं अपने बच्चों को। और अब मैंने उनको यह बोलना शुरू किया है कि तुम्हारे बच्चों को इन दरिंदों से बचाने के लिए तुमको हमारी सलाह की जरूरत पड़ेगी। तो लानत है तुम्हारा मां बाप होने पर। औलाद पैदा करने की जरूरत नहीं है अगर मान लीजिए तुमको ये किसी और से सलाह लेनी हो अपने बच्चे को बचाना कैसे है। छत्तीसगढ़ का वो केस याद कीजिए, जब तेंदुआ उठा के ले जाता है किसी बच्चे को, उसकी मां 2.5 किलोमीटर तक जाके उस तेंदुए से लड़कर अपने बच्चे को लेकर के आती है। और यहां तुम अपने स्कूल के मास्टर से नहीं लड़ सकते, उसके मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारते हो कि तुम्हारी औकात क्या होगी, तुम्हारी हिम्मत क्या होगी हमारे बच्चे को इस तरह जबरदस्ती कोई केमिकल देने की। लेकिन अभी तो कानून आएगा, कानूनन आपके बच्चों को दिया जाएगा, आपका सारा डीएनए चेंज किया जाएगा, आप किसी लायक नहीं बचोगे। जिंदगी भर इनके माफिया के, इस माफिया के, इन लोगों के आगे गिड़गिड़ाओगे कि हमें अगली डोज दे दो, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बर्बाद हो गया, क्योंकि हमको एड्स हो गई है। जो बचेंगे कैंसर से, जो बचेंगे हार्ट अटैक से, जो बचेंगे ब्रेन हैमरेज से, हो रहे हैं ना अब आपके बच्चों के अंदर ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और लकवा, नपुंसकता आ रही है ना, खूब नपुंसकता आ रही है। बिल्कुल पैदा होने से ठोकने वाले हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग करी गई है कि बचपन से लगते आ रहे हैं। अरे जब से बचपन से लगने लगे हैं, जब से पैदा होने से लगने लगे हैं, तभी से तो नपुंसकता का रेट इतना बड़ा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिपोर्ट कहती है 14 की 15 की, उस टाइम की सरकारों की, कि 30% से ज्यादा नपुंसकता आ चुकी है भारत में, और अब तो बढ़ चुकी है, फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। तो अभी आईवीएफ सेंटर्स कितने बढ़ रहे हैं आपके सामने की बात है। पहले आईवीएफ सेंटर्स में स्पर्म ले लेते थे किसी पड़ोसी का, दोस्त का, परिवार वाले वर्जन, परिवार के व्यक्ति का, लेकिन आजकल वो लेना बंद कर चुके हैं। आपको वहीं से लेना पड़ेगा आईवीएफ सेंटर को जहां पेटेंट करवाया हुआ है। वही बीज जानवरों के केस में, वही बीज खेत के केस में।
बीज नाश करने का प्लान। अब बीज आपको बचाने होंगे, किसान को खेती ओरिजिनल बीजों से करनी पड़ेगी, देसी बीज ढूंढने होंगे। सिक्किम अभी ऑर्गेनिक बचा हुआ है सारा, आप बिना खाद दवाई के चाहे आधी 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 अगर पैदावार भी कर लोगे, गाड़ी छोटी ले लोगे, बिना गाड़ी भी गुजारा कर लोगे तो बचा सकते हो आने वाले वक्त में समाज को। लेकिन अगर खेत में बीज आपका बाजार का आएगा, आप अपनी अगली पीढ़ी को बचा नहीं पाओगे। आपके सामने आज कह रहा हूं, हो सकता है कि इंटरनेट की इस दुनिया में जब साइबर अटैक आएगा तो आपके सारे वीडियोस उड़ जाएं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, बता रहे हैं। इन्होंने घरों में घुसकर ऐसे दस्तावेजों को खत्म करने का योजना तो पहले से बना रखी है, तो अब ये वीडियोस कहीं सुरक्षित रखनी पड़ेंगी। ऐसी जगह एक कॉपी रखनी पड़ेगी जहां इंटरनेट से इनका एक्सपोजर ना हो। इंटरनेट पर क्योंकि अगर जब साइबर अटैक आता है तो इन वीडियोस की आईडी होती है, इनको पॉइंट किया जाता है कि ये वाली वीडियो कभी भी अगली जनरेशन तक नहीं जानी चाहिए। तो इसको हम लोग सुरक्षित रख के एक पेन ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर कहीं जमीन में दफना देंगे। कभी किसी दिन कोई होगा कोई एक्सकेवेशन तो फिर देखेंगे कि ये सब किया गया था। अब देखना ये होगा कि जब ये सभ्यता खत्म करने के लिए चले हुए हैं और केवल अपने राज के लिए, तो क्या करेंगे। हाँ, मैं हम वहीं पे आता हूं। ये जो WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट, इसके सेक्शन 8 के पैरा 3 के अंदर, सेक्शन 8 के पैरा 3 में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल अनलॉफुली मैन्युफैक्चर, एक्वायर, पोजेस, डेवलप और ट्रांसपोर्ट ए बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन और देयर मीन्स ऑफ डिलीवरी। केमिकल वेपन, आपको शायद ध्यान नहीं है कि जो ये केमिकल आजकल चल रहा है, जिसको ये लोग मतलब वायरस बोल रहे हैं, अगली लहर वगैरह का ड्रामा जो इसके नाम पे चलता है, वेरिएंट के नाम पर, ये सब कुछ केमिकल वेपन और बायो टेररिज्म के अंतर्गत आता है। यानी कि अब जो है एक अवधारणा ऐसी बनेगी कि जिन्होंने ये नहीं लगवाए हैं उनकी वजह से लगवाए हुओं को खतरा है। इसका मतलब है हम लोग केमिकल वेपन के कैरियर बनेंगे कि तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, क्योंकि इनका टारगेट है 100% आबादी को ठोकना। तो ये उन लोगों को हथियार बनाएंगे जो लगवा चुके हैं। और इस देश के बहुत से लोगों के अंदर ऐसा भी दिमाग में है कि हमारा तो लग चुका है, हमारा तो सत्यानाश हो चुका है, ये क्यों बचे, इनकी भी बर्बादी होनी ही चाहिए। तो एक तो ये था। इसी के अंदर सेक्शन 14 कहता है, यानी ये तो कह दिया, अब सेक्शन 14 कहता है, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन या अबैट्स द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 8 एंड सेक्शन 10, 8 और 10 में जो है वो न्यूक्लियर वेपन के बारे में था, 8 में ये केमिकल वेपन के बारे में था। तो वो कहता है कि अगर ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा केमिकल वेपन को कैरी करने वाला आदमी अगर डिटेन होता है तो उस आदमी को 5 साल से कम की सजा नहीं होगी और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए यानी उम्र कैद के लिए तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 18 कहता है कि अगर आप कोई फौज डॉक्यूमेंट बनाते हो, यानी जिसको मैं ये कह रहा था, आपने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है ना, भाई देखो मैं केमिकल वेपन नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर मैंने लगवाया हुआ है, लेकिन आपने नहीं लगवाया था, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट बनवाया था खाली। मैं कह रहा था आपको कि भैया आप मत बनवाइए सर्टिफिकेट, तो इसमें पेनल्टी फॉर यूजिंग द फॉल्स और द मेकिंग द फोर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा नॉट लेस देन, इसमें जो फाइन है पेनल्टी 5 लाख से कम नहीं होगी, या तो मतलब 5 लाख मिनिमम है, या फिर जितनी उस वेपन की कीमत है उसका 5 गुना। वो न्यूक्लियर वेपन के केस में हो जाएगा, टेक्नोलॉजीज के केस में विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगी। तो क्लियर है, सेक्शन 18 की बात करो। अब सेक्शन 21 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, यानी फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर जानबूझ के बोल रहा हूं, मान लो मुझे पकड़ लेती है सरकार और मैं कहता हूं कि तुम साबित करो कि मैं कोई फैला रहा हूं, कुछ भी ट्रांसमिशन कर रहा हूं, कुछ भी ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो उसके अंदर बड़ा ये मेंशन किया हुआ है, no court shall take cognizance of any offense under this act without the previous section of the central government of the or any officer authorized by the central government in this behalf। मतलब कि किसी भी कोर्ट को हमारा मुकदमा लेने की इजाजत नहीं है, मतलब कोर्ट के अंदर हम नहीं जा सकते। यही चीज आपने खेती के 3 कानूनों वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले कानून में थी, यही चीज आपने अभी जो मेडिकल हेल्थ बिल है उसके अंदर थी कि जो आदमी इनके रास्ते में आएगा उसको कोर्ट भी कोई मतलब राहत नहीं दे सकती। यही कारण है कि हम 2 साल से ज्यादा वक्त से ये कह रहे हैं, जब से खेती के कानून आए हैं, 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब लॉकडाउन लगा था, यही कारण है कि हम आपको कह रहे हैं कि ये लड़ाई कोर्ट और कागजों से ऊपर जा चुकी है। हर अधिकारी, ताकत वाली जगह पर बैठा हुआ हर अधिकारी इन्होंने करप्ट कर दिया है। इनको ये पिछले 7 सालों से इस तरह के फरमान और ऐसे फंड्स जारी कर रहे हैं कि वो खूब पैसा लूट रहे हैं। उनकी फाइलें तैयार हैं, वो जनता की भलाई के लिए एक सिंगल स्टेप नहीं उठाएंगे। तो आपकी यूनियंस को इन्होंने खरीद लिया है या मैनेज कर लिया या डरा दिया या उनके खिलाफ कागज है, आपकी यूनियंस आपके लिए नहीं बोलेंगी। आपकी यूनिवर्सिटीज को पहले ही बंद किया जा चुका है और अभी MDU के वाइस चांसलर ने आदेश पारित किया है कि कोई भी इसके 100 मीटर के इसके 100 मीटर के दायरे में नहीं होगा। तो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। 144 धारा 144 लगाने की परमिशन SHO को दी जा चुकी है, यानी लोकल लेवल पे। अब आपको प्रशासन नहीं, आपको ऐसे जकड़ा जाएगा धीरे धीरे। तो आपके लिए बोलने के लिए पत्रकार नहीं है, नेता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आपके लिए कोई नहीं है दोस्तों, आपको ही निकलना पड़ेगा। अगर आप इस इंतजार में हो कि कोई लीडर आपके लिए बोलेगा तो भूल जाइए,
और कुछ लोगों का ये मत है, मतलब चलो उनको तो छोड़िए, उस पर तो जिक्र ही क्या करना है। एक ही बार बार कॉल करते हैं यार, मतलब आप समझिए, अगर एक बार कोई कॉल नहीं उठा पा रहा है तो यार दूसरी बार कैसे उठा लेगा, तीसरी बार कैसे उठा लेगा। 6 बार एक बंदा कॉल कर चुका है, अभी चल ही रहा है, बज ही रहा है, सॉरी। सेक्शन 22 बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमने कर दिया उसके ऊपर कोई कोर्ट जो है वो सवाल नहीं उठा सकती, क्वेश्चन नहीं कर सकती। और सेक्शन 23 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी इनकंसिस्टेंट देयरविद कंटेन्ड इन एनी एनैक्टमेंट अदर देन इट्स this act or any other instrument having effect by virtue of any enactment other than this act, where any act or omission constitutes an offence punishable under this act or also under any relevant act, then the offender found guilty of such offence shall be liable to the punishable under that act which imposes a greater punishment। एक बार फिर कॉल आई, सॉरी। ये कहते हैं कि अगर किसी और कोर्ट, किसी और एक्ट, मतलब कहीं और किसी कानून के तहत भी उसने ऐसी ही कोई एक्टिविटी शो की है और यहां पर भी ऐसे ही एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उस आदमी को वो वाली सजा मिलेगी जो ज्यादा होगी। और अगर कहीं ऐसा कोई कानून हो जो इसके कॉन्ट्राडिक्शन में हो तो वो वाला क्रॉस हो जाएगा और ये वाले लागू माने जाएंगे। यही जो है वो डीएनए कलेक्शन वाले में था, यही मतलब जो पुलिस आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर वाले में था, यही खेती के कानूनों में था, यही मेडिकल हेल्थ बिल के कानून में था, और ये इसमें है कि अगर इसके इतर कुछ और लिखा हुआ है किसी और कानून में और संविधान की कोई और चीज इसको कॉन्ट्रावीन कर, कोई इसको कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो जो ये वाला कानून है इसको ही बड़ा माना जाए, इसी कानून को, मतलब यही चलेगा कानून, ये इनका कहना है। अभी सेक्शन 24 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसका जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं, मतलब आगे पूरा एक्सप्लेन नहीं, अंग्रेजी में बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी के जो पढ़ेंगे लोग वो उसको अंग्रेजी में पढ़ लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, मुझे डंडा मत कीजिए कि हमें वो भेज दीजिए। बहुत इमरजेंसी हो, आपको पता ही ना हो, तो अपने आसपास लोगों को बोलिए कि भैया ये भेजना है। आप केवल ढूंढिए, वहां पर सीधा लिख दीजिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आ जाएगा, उसका पीडीएफ निकल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है दूसरी तीसरी लाइन में। सेक्शन 24 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी कि अगर कभी ये पता चलता है कि बलहारा के ऊपर जो कार्रवाई करी पुलिस के आदमी ने, प्रशासन के आदमी ने, आर्मी ने या किसी ने भी करी, वो गलत करी गई, एक्चुअली बलहारा निर्दोष था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, तो उस अधिकारी के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो किया था वो गुड फेथ में देश को बचाने के लिए किया था, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही खेती के कानून में था, यही पुलिस आइडेंटिफिकेशन वाले में था, यही मेडिकल हेल्थ बिल में था, सेम चीज कि ना आपको कोर्ट जाने की अनुमति है, ना कोई कोर्ट इसको लेगी, और अगर आप गिल्टी नहीं हो और बाद में साबित होता है तो उस आदमी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी। 14 साल नेल्सन मंडेला रहे जेल में, हमारे क्रांतिकारी बहुत साल जेल में रहे, इन्हीं कानूनों की बदौलत रहे। अगर ये कानून ना होते तो सरकारें उनको जेलों में नहीं डाल पाती। हमारे ही लोगों की मदद से पुलिस हमारी है, हमारे चाचा ताऊ दोस्त मित्र कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, फौज में भी यही लोग हैं, सत्ता में भी यही लोग हैं, यही लोग हमारी गुलामी का रास्ता तैयार कर रहे हैं। इन्हीं की मदद से वो लोग जो बाहर बैठे हैं अपना एजेंडा चला रहे हैं, और ये लोग इसको चलाने दे रहे हैं, और आप इनको चलाने दे रहे हो, आप चुपचाप घरों में बैठे हो। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कि आपकी मौजूदगी में, आपके होते हुए ऐसा हो रहा, आपको मालूम है कि सरकारें गलत कर रही है और फिर भी आप चुप है। डे वन जब हम बोलने लगे थे तब हमें यह लगा था कि नहीं भाई, लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो फिर बोलेगा कोई कैसे। लेकिन आज सबको पता चल चुका है आपके पड़ोस में हार्ट अटैक्स की संख्या कितनी बढ़ गई है, आपके ही पड़ोस में बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपके लेबर, आपके खेत में लेबर काम करती है, आपके भट्टे पे लेबर काम करती है, आपके किसी डिपार्टमेंट में लेबर काम करती है, तो जिसने भी बूटी ले रखी है उसी के से काम नहीं बन रहा है कुछ भी। और नपुंसकता की कितनी स्पीड बढ़ गई है इसका तो मुझसे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सर्कल में 2-4 आपको मिल ही जाएंगे कि भैया जब से बूटी ली है तब से सब खत्म। इस कानून के साथ मैंने एग्रीकल्चर कानून वाला बात करी, फिर मैंने यूएपीए में पहले बोल रहा हूं, एनएसए के बारे में बोल चुका हूं कि आपको कभी भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। आपको तो क्यों किया जाएगा, जो घर में बैठे हैं, हम जैसों को किया जाएगा ना भैया, क्योंकि हम कहेंगे कि हम कानून तोड़ेंगे, हम कहेंगे कि हम तुम्हारे को ऐसा योग आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि ये तो आतंकी गतिविधि है, क्योंकि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये फैलाएगा, ये पूरे भारत को मारेगा, ऐसे बोलेंगे ना ये लोग, तो फिर जो है बढ़िया है। एपिडेमिक एक्ट 1897 के अंतर्गत ये 500 रुपए का चलान शुरू किया इन्होंने। केमिकल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट तो है ही, फिर नेशनल हेल्थ बिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो इन्होंने वापस ले लिया है। और अभी आपके सामने पावर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस, मतलब जो ये दंगे कराने के लिए चल रहा है ना सारा कुछ, ये कंट्रोल्ड दंगे हैं, एवरीथिंग इज प्लान्ड, मतलब ये दंगे प्लान करके इधर से कुछ और पारित कर रहे होते हैं। हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट का क्राइसिस, ये सब क्राइसिस लाए जाएंगे, और मनी का क्राइसिस भी लाया जाएगा, आपके साइबर अटैक आएगा, साइबर का क्राइसिस भी लाया जाएगा, ये क्राइसिस लाए जाएंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड है, कार्ल्स स्वाब क्या नाम उसका, वो ये बोल रहा है, वो बोल चुका है इससे पहले 2017 में कि वी नीड अ क्राइसिस, मेजर क्राइसिस, और पूरी दुनिया सरेंडर कर देगी, क्योंकि सब भेड़ हैं उनके हिसाब से,
भीड़ें रहती हैं इस देश में, इस धरती पे, मतलब हर मुल्क के अंदर। हर देश के प्रधानों को इन लोगों ने काबू किया हुआ है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे भारत में नहीं हो तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को ही तो कंट्रोल करना चाहते हैं भाई। यही तो समझाना था। अब समझ आ रहा है खैर काफी लोगों को, लेकिन अभी भी वो चुप हैं। ये बहुत खतरनाक है। अगले हफ्ते में क्या आप समझिए, परसों से वीरवार से पहले यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र, फिर पानीपत, फिर चरखी दादरी, फिर मेवात, ये 5 जिले हम लोग कंप्लीट कर लें। जनता सरकार मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट की कमेटी तैयार कर दें। उसके बाद हम ऐसे योग आंदोलन की कॉल देने के लिए स्टेट की मीटिंग बुलाएंगे। जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग बुलाते हैं। आप लोग चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, वी डोंट केयर। हम खुद से कोई प्रोवोक नहीं करेंगे किसी को, लेकिन मैं खास तौर पर, मुझे नहीं पता आप लोग कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, आप लोग कितना खड़ा हो सकते हैं, कितनी ताकत है आपके अंदर। मुझे मालूम है कि भैया हम तो बहुत पहले निकलने तो बहुत अच्छी बात है। मैं कम से कम सरकार के इन आदेशों को मानने से मना करता हूं। मैं नहीं मानूंगा। मैं ना वो गुलामी का पट्टा पहनूंगा, ना ही ये लगवाऊंगा। उससे पहले मैं अपने आप को बलिदान करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। हम सड़कर नहीं जाएंगे, हम लड़कर जाएंगे, सीधी सी बात है। और आपको भी आखिर में लड़ना ही होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप समझ लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कोई समझने को तैयार नहीं है। अपने दायरे को बढ़ाइए। जो लोग आपके परिजन हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे रहते, उनके साथ आपको टाइम गुजारते बहुत दिन हो गए। सहमति असहमति सब में होती है। मैं भी अपने हो सकता है पड़ोस के लोगों को ना समझा पाऊं, मैं अपने गांव को शायद ना समझा पाऊं, लेकिन मैं पूरी दुनिया के अंदर घूम के समझा पा रहा हूं। तो आप लोग भी अपने गांव से बाहर निकलिए। आपका गांव भी आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ भाई ये बच्चा ठीक काम कर रहा है, तो कल को आपकी भी सुनने लग जाएगा। हो सकता है वो आने वाले वक्त में जो सेल्फ सस्टेन वाला सिस्टम है, अपना गांव खुद से अपने आप से काम करने लग जाए। लेकिन तब तक अपने दायरे से बाहर निकलिए। अपने दोस्तों को बोलिए कि मेरे गांव में तुम समझाने आ जाओ और उनके गांव में आप चले जाओ, या उनके घर में आप चले जाओ। इस तरह से एक दूसरे की मदद लीजिए समझाने के लिए लोगों को। और जो लोग आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, उन पे कांटा मारिए। उनको जिंदगी से फोन नंबर, उनकी जिंदगी से उनको और मोबाइल से फोन नंबर उनके डिलीट करके उनको निकालिए, ब्लॉक कीजिए सब। वो सब सारा का सारा इनका एजेंडा चलाते हैं, धर्म का और जात का। बहुत आसान है इससे लड़ना कि उन लोगों को ढूंढिए जो आप ही की फ्रीक्वेंसी पे बैठे हैं, सबसे पहले उनके लिए। क्योंकि कम से कम आपको इस बात की तसल्ली तो होगी कि आप उन लोगों के लिए मरे जिन लोगों को, जो जागे हुए थे, जिन लोगों को पता था, जिनको आपके बलिदान का मतलब और आपके बलिदान की अहमियत पता होगी। इसलिए ऐसे लोग ढूंढिए जिनके लिए जान दी जा सके, जिनको समझ में आ चुका है और जो अपने देश के लिए निकल चुके हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप बस आदेश कीजिए क्या करना है। हम नहीं करेंगे भाई आदेश, आपको खुद से डिसाइड करना है। हु वी आर टू डिसाइड। मैं किसी के बच्चे की जान को क्यों दांव पे रखूं? और अगर आप अपना चाहते हैं अपने देश के लिए बलिदान करना, तो खुलकर ऐलान कीजिए वहां अपने एरिया के अंदर। अपनी वीडियोस बनाइए यार, अपना चैनल बनाइए। इन्हीं चैनलों, इन्हीं लोगों के पीछे मत पड़े रहिए। ये ध्यान दीजिए, ये आपको आपके बीच से लीडर्स तैयार करने होंगे। आपके बीच से लोग निकलेंगे तब जाकर के बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी 2-4 लोग बोलते रहेंगे तो। लोगों के अपने एजेंडे हैं यार। इस क्राइसिस में भी लोग अपनी राजनीति चला रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं। हमसे तो नहीं बर्दाश्त होता। अरे ये चला जाएगा, उसके बाद कर लेना तुम राजनीति यार, इसके बाद कर लेना सब कुछ। और ध्यान दीजिए, हरियाणा के लोगों के लिए खास तौर पे बोल रहा हूं, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 2000 किसानों को नोटिस भेजा है। कहीं आप ये सोच रहे हो भगवंत मान ने भेजा है? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने। बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज अ स्काउंड्रल। वो आदमी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के साथ मिला हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक का जो एजेंडा है वो हर घर तक उन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के, ये रॉथशाइल्ड और उनके रॉकफेलर वालों के केमिकल्स शरीर में डालना है। मोहल्ला क्लिनिक का मकसद। और जो आयुर्वेदा के ऊपर, जो अल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर जो गुजरात में आया था ना ये WHO वाला, ये हमारी चिकित्सा पद्धति को काबू करने के लिए आया था, परमानेंट। सब चीजों का पेटेंट, ताकि आप लोग कोई पद्धति ना अपना पाए। ये वैज्ञानिक नहीं है, डॉक्टर बताएगा आपको क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है। क्योंकि आपका परीक्षण चलेगा शरीर का परमानेंट। आपको इस सरकार के एजेंडे से मुक्त होना पड़ेगा मेरे दोस्तों, होना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों के इस जाल से मुक्त होना पड़ेगा। हमें नहीं पता कैसे होंगे, लेकिन अगर जिनमें बुद्धि है वो केवल फोन पे, मतलब फोन आता है और वो राय देना शुरू कर देते हैं। आप ये मत बोलिए, आप ये बोलिए, आप ये मत बोलिए, आपसे पूछकर हम लोग बोलेंगे। अरे हम जब पूछते हैं तो वहां सलाह डाल दीजिए, हम देख लेते हैं, हमें पता है। कोई आज से नहीं बोल रहे हैं यार, 18 साल हो गए हमें आंदोलनों के अंदर। और आपको एक चीज बताएं हम, सिंपल एक चीज को ध्यान दीजिए। मतलब मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि लोगों को लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी से बेटर है वो। ये उनका भी बाप है। राघव चड्ढा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज किया है, यंगेस्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर, और उसको पार्लियामेंट का सांसद इसलिए बनाया गया है। जो ये रमन मैग्सेसे है और नोबेल प्राइज है, ये रॉथशाइल्ड एंड रॉकफेलर का ही फंडिंग किया हुआ है, उन्हीं फैमिलीज की फंडिंग करती है। फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग करती है इनकी, और वो वहीं से आता है पैसा। फोर्ड फाउंडेशन इज वन ऑफ दी फैमिलीज जो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे को चला रही हैं, जो इस पूरे के पूरी महामारी इसका खेल को चला रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैंडल है कि राहुल गांधी को भी अपने मुंह पे वो पटका पहन के रहना पड़ता है, बेचारे को दिखाना पड़ता है कि मैं अरविंद और मोदी से ज्यादा बड़ा गुलाम हूं। आप जो कहेंगे आका, मैं वही इंप्लीमेंट करूंगा। क्योंकि राजस्थान की सरकार वही कर रही है, तो राजस्थान की सरकार भी वही कर रही है। चाहे आप
टीएमसी को देख लो, चाहे शिवसेना को देख लो, चाहे आप कम्युनिस्टों को देख लो, सब कुछ वही हो रहा है। और जो चाइना की तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने, कांग्रेस बीजेपी तो खरी रही है, जो चाइना की तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने, वो तस्वीरें केवल आपको प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग देने के लिए है कि कल को आपके साथ भी ऐसा होगा। तो आपको ये लगेगा जो पूरी दुनिया में ही हो रहा है तो क्या दिक्कत है, और आप मान लेंगे कि जब सबके साथ होगा तो हमारे साथ भी किया जा रहा है। दोस्तों, हो नहीं रहा है। अभी तो नेचुरल डिजास्टर आने हैं, अभी तो जरूरत से ज्यादा खराब आंधियां आनी है, जरूरत से ज्यादा आपका मौसम खराब होना है, आपकी फसलें नहीं होने दी जाएंगी। चाहे ज्यादा गर्मी पड़ गई, चाहे ज्यादा सर्दी, चाहे ज्यादा बरसात, चाहे ज्यादा सूखा, चाहे आंधी, चाहे तूफान, कुछ भी हो, आपकी फसलें नहीं होने दी जाएंगी। आपका खाना तो खत्म करना ही है इनको। बाकी फ्यूल क्राइसिस भी लाना है, फूड क्राइसिस भी लाना